नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। टॉपिक है राज्य। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं में विभिन्न संदर्भों में राज्य को परिभाषित करने की कोशिश की, राज्य के अर्थ को जानने की कोशिश की, और इस कोशिश में हमने देखा कि राज्य को दो संदर्भों में जाना जाता है। एक तो उसके विवरणात्मक संदर्भ में और दूसरा उसके मानकीय संदर्भ में। विवरणात्मक संदर्भ का मतलब यह है कि राज्य का संगठनात्मक और कृत्यात्मक अर्थ क्या है। तो इस रूप से हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर राज्य के संगठनात्मक और कृत्यात्मक अर्थ को जानने की कोशिश की, और मानकीय संदर्भ में हमने राज्य की प्रकृति और उद्देश्य को जानने के प्रयास के तहत इसकी आदर्शवादी धारणा, इसकी उदारवादी धारणाओं का अब तक हमने अध्ययन किया है। आदर्शवादी धारणा के तहत हमने ये जाना कि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक दैवीय संस्था है, राज्य एक सावीय संस्था है। और इसकी उदारवादी धारणा के तहत हमने ये जाना कि राज्य राष्ट्र राज्य संस्था है, राज्य कानूनी संस्था है, राज्य यांत्रिक संस्था है और राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। इन धारणाओं के बाद, आदर्शवादी और उदारवादी धारणाओं के बाद, एक तीसरी धारणा और है जिसने राज्य को एक बिल्कुल ही अलग संदर्भ में विशिष्ट तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है, और वो धारणा है राज्य की समाजवादी धारणा। और ये समाजवादी जो धारणा है, ये मार्क्स के चिंतन से निकल कर आई, और बाद में अन्य मार्क्सवादी चिंतकों ने इस धारणा का विकास किया। और इस धारणा के तहत ये माना गया कि राज्य एक वर्ग आधिपत्य का उपकरण है। ये विशिष्टता के साथ ये नई बात निकल कर आई, जिसमें ये कहा कि राज्य वर्ग आधिपत्य का उपकरण है, कल्याणकारी संस्था नहीं है। तो इस धारणा के जो को विकसित करने वाले जो चिंतक रहे, उसमें कार्ल मार्क्स के बाद अगर कहीं महत्वपूर्ण अगर नामों की हम बात करें तो प्रमुख तौर पर कार्ल मार्क्स के सहयोगी मित्र एंगेल्स, जिन्होंने किताब लिखी ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। उसके बाद कार्ल मार्क्स की धारणा को जमीन पर उतारने वाले नेता और चिंतक लेनिन, जो यूएसएसआर के महान नेता भी रहे हैं, उनकी किताब थी स्टेट एंड रेवोल्यूशन। और एक और मार्क्सवादी विचारक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है ग्राम्सी। उन्होंने अपनी प्रिजन नोटबुक के अंदर राज्य के संबंध में अपनी धारणाएं और अपने चिंतन को विकसित किया, और उसके आधार पर हम एक समाजवादी या मार्क्सवादी जो धारणा है राज्य की, उसकी एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है, एक पूरा चित्र हमारे सामने अंकित होता है। उसके आधार पर अगर हम अध्ययन करें कि राज्य की मार्क्सवादी या समाजवादी धारणा क्या है, तो उसका सारांश ये निकलता है कि अब तक की जितनी भी पूर्व धारणाएं हैं, एक तो ये उनको खारिज करती है। स्वयं मार्क्स के चिंतन की अगर हम बात करें तो मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो पूर्व जो धारणाएं हैं, जिसके तहत वो अरस्तु के इस मत को खारिज करते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति जो है मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति और सामाजिक परिणाम का जो वो फल बताते हैं, उसको वो खारिज करते हैं। साथ ही साथ वो इस बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था है। उनका ये भी धारणा है कि राज्य की उत्पत्ति कोई दैवीय इच्छा का परिणाम भी नहीं है। तो मार्क्स ने जो पूर्व धारणाएं हैं, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक दैवीय संस्था है, इन तीनों धारणाओं को खारिज किया है। और मार्क्स का मत यह है कि राज्य की उत्पत्ति जो है भौतिक और आर्थिक कारणों से हुई है। ये एक नई जो विचार धारणा है
राज्य को परिभाषित करने की वो प्रकट हुई कि राज्य की उत्पत्ति विशुद्ध रूप से भौतिक और आर्थिक कारणों से हुई है। और इस आधार पर मार्क्स ये कह रहे हैं कि आदिम साम्यवादी युग में राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि उस समय समाज के लोगों के आर्थिक हितों के बीच में कोई टकराट नहीं थी। उस समय समाज की व्यवस्था बिना राज्य संस्था के स्वयं संचालित थी। ये मार्क्स के चिंतन से बात निकल कर आई कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था है जो मनुष्य समाज की प्रारंभिक अवस्था है। उसमें उस अवस्था में मनुष्य के आर्थिक हितों के बीच कोई टकराहट नहीं थी, क्योंकि मनुष्य आदिम साम्यवादी व्यवस्था में जीता था जिसमें मनुष्य की जरूरत जो है, जितनी जरूरत थी उतनी वो प्रकृति से प्राप्त कर लेता था। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की जरूरत उसको नहीं हुई, उनको इकट्ठा करने की जरूरत उसको नहीं हुई, इसलिए उनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी, तो फिर उन आर्थिक हितों में कोई टकराहट भी नहीं थी। आवश्यकता के अनुसार प्रकृति से वो प्राप्त करता था और जितनी आवश्यकता थी उतनी ही वो प्राप्त करता था, इसलिए मनुष्यों के बीच में कोई टकराहट नहीं थी। इसलिए जब टकराहट नहीं थी तो राज्य की भी जरूरत नहीं थी। तो आदिम व्यवस्था जो है वो राज्य विहीन व्यवस्था थी, ये मार्क्स का कहना है। इसके साथ ही इस जो समाजवादी मार्क्सवादी जो धारणा है उसका ये मानना है कि समाज की स्थिति बदलने से समाज की आर्थिक दशा में परिवर्तन हुआ और फिर उसके बाद में जो है आदिम साम्यवादी व्यवस्था जो है वो बदलकर खेती और पशुपालन के व्यवसाय पर आधारित व्यवस्था हो जाती है। और इस काल में जो है जब खेती और पशुपालन करने के लिए दासों की जरूरत पड़ती है तो दास व्यवस्था प्रकट होती है और व्यक्तिगत संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो जैसे ही संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है तो वैसे ही राज्य की धारणा प्रकट होने लगती है। तो कुछ लोग संपत्तिवान और कुछ लोग संपत्ति विहीन हो जाते हैं, तो समाज के अंदर दो वर्ग बन जाते हैं, संपत्तिवान लोगों का, संपत्ति विहीन लोगों का। संपत्तिवान लोग जो है स्वामी हो जाते हैं, संपत्तिहीन लोग दास हो जाते हैं और इस प्रकार समाज जो है दास और स्वामियों के रूप में विभक्त हो गया। तो ये जो व्याख्या है मार्क्स की, इस प्रतिपादन से ये निष्कर्ष निकलता है कि इस काल में आर्थिक परिस्थितियों के बदलने के कारण समाज ऐसे वर्गों में बंट गया जिनके हित एक दूसरे के विरोधी थे, क्योंकि दास और स्वामी के हित एक जैसे नहीं हो सकते। तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्ग के लोग जो हैं उन्होंने अपने हितों को साधने के लिए ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जो उनकी संपत्ति और अधिकार को सुरक्षित बनाए रखे, और इसके लिए उन्होंने पुलिस, न्यायालय, कारागार, सेना इत्यादि की व्यवस्था की और यही जो है राज्य के रूप में हमको दिखाई देते हैं। मार्क्स की मान्यता ये है कि ये जो कानून है, पुलिस है, कारागार है, इन्हीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ और इसका उद्देश्य एक वर्ग के हितों को एक वर्ग के हितों को साधना और दूसरे वर्ग को जो है इस वर्ग के लिए सेवा चाकरी करने लायक बनाए रखने का उद्देश्य इसमें निहित है। तो एक तरह से जो है मार्क्स और समाजवादी जो चिंतन है वो राज्य को जो है उसकी उत्पत्ति का कारण जो है आर्थिक हितों में टकराट मानता है और ये जो है वर्गीय संस्था मानता है कि ये जो है एक वर्ग पर दूसरे वर्ग के वर्चस्व को स्थापित करने वाली संस्था है। अब इसका उद्देश्य क्या है? मार्क्स की दृष्टि में राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य यह है कि एक वर्ग को सदैव प्रभुत्वशाली बनाए रखना और उस वर्ग के हितों की पालना करना ही राज्य का उद्देश्य है। तो इसलिए राज्य मार्क्स जो है ये अंतिम लक्ष्य के तौर पर ये कहते हैं कि अगर वर्ग विहीन राज्य बनाना है, शोषण विहीन राज्य बनाना है, तो हमको इस राज्य को ही खत्म करना पड़ेगा। इसलिए मार्क्सवादी चिंतक जो है वो सर्वहरा क्रांति की बात करते हैं कि सर्वहरा क्रांति का मतलब यहाँ ये है कि मार्क्स ये कह रहे हैं कि इतिहास का हर युग जो है उसमें राज्य की सत्ता जो है एक वर्ग के हितों को संरक्षित करने वाली रही है। प्राचीन दास युग में जो है दासों के ऊपर स्वामियों का शासन,
मध्यकाल में भूमिहीनों के ऊपर सामंतों का शासन, पूंजीवादी युग में मजदूरों के ऊपर पूंजीपतियों का शासन, और फिर पूंजीवाद की भी विकसित अवस्था में लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनको भी मार्क्स जो है कल्याणकारी या संस्था नहीं मानता, वास्तविक लोकतंत्र नहीं मानता, बल्कि ये लोकतांत्रिक संस्थाएं भी जो है धनिक तंत्र के या पूंजीपतियों के हाथ में है। क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोकतंत्र को संचालित करना चाहते हैं या लोकतंत्र का संचालन करते हैं, वो चुनावी प्रक्रिया, वो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो पूंजी पर आधारित है, वो धन पर आधारित है, और आपके जनप्रतिनिधि, आपकी सरकार जो है पूंजीपति और धनिक वर्ग के इशारों पर ही काम करती है। वो पर्दे के पीछे रह के काम करती है, पर्दे के सामने नहीं करती है, इसलिए हमको दिखती नहीं है। तो आधुनिक जो लोकतंत्र है वो भी वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, बल्कि वो धनिक और पूंजीपतियों का तंत्र है। और ऐसे तंत्र में राज्य जो है धनिक और पूंजीपतियों के हितों को ही सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। दिखाता वो ये है कि लोकतंत्र में सभी जनता की भलाई के लिए काम किया जाता है। तो ऐसे राज्य को जो समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के हितों को संरक्षित करने के लिए संगठित किया गया है, उसका हर युग में रूप भले ही बदल गया हो, भले ही दास युग के अंदर जो है दास और दासों के ऊपर भूस्वामियों की दासों के ऊपर स्वामियों की सत्ता रही हो, राज्य स्वामियों के लिए काम कर रहा हो, मध्यकाल के अंदर जो है भूमिहीनों के ऊपर सामंतों की सत्ता रही हो, राज्य सामंतों के अधिकारों को सुरक्षित कर रहा हो, पूंजीवाद के अंदर मजदूरों के ऊपर पूंजीपतियों की सत्ता रही हो और राज्य पूंजीपतियों के हितों को संरक्षित कर रहा हो, और आधुनिक लोकतंत्रों में भली जो है ये कहा जाता हो कि राज्य जो है सभी जनता के कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन उस पर्दे के पीछे वास्तविकता ये है कि वो उसकी बागडोर जो है, उसके सूत्र जो है पूंजीपतियों के हाथ में रहते हैं, और राज्य की तमाम संस्थाएं जो है पूंजीपतियों और धनिक तंत्र के हितों को ही संरक्षित करती हैं। तो इस राज्य को जो है जनता के हित में खत्म किया जाना जरूरी है। तो इसके लिए मार्क्सवादी चिंतन के अंदर सर्वहारा क्रांति का आह्वान किया गया है। वो ये कहा गया है कि समस्त मजदूरों सर्वहारा लोगों की संख्या क्योंकि इतनी ज्यादा हो जाती है और उनके ऊपर अंतिम अवस्था में राज्य का शोषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है, साधन संपन्न लोगों का शोषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये लोग दुखी होकर, पीड़ित होकर संगठित होंगे और ये इस राज्य के खिलाफ विद्रोह करेंगे, इस पूंजीपति या शासक वर्ग के खिलाफ विद्रोह करेंगे, और वो विद्रोह जो है के बाद जो है राज्य का एक नया रूप निकल कर आएगा जिसको कहा जाएगा सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व। ये सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व कुछ नहीं है, ये है कि अब मार्क्स की धारणा में अब तक राज्य पर स्वामियों का, पूंजीपतियों का, जमींदारों का, सामंतों का शासन रहा है। सर्वहारा के प्रभुत्व में, सर्वहारा के अधिनायकवाद में जो है ये पूंजीपति, सामंत, पुराने शासक जो है ये भी जनसाधारण बन जाएंगे और जनसाधारण की सत्ता स्थापित होगी। ये सर्वहारा का प्रभुत्व है। और इस सर्वहारा के अधिनायकवाद के अंदर राज्य का स्वरूप ऐसा होगा कि सभी जनता के लिए श्रम करना अनिवार्य होगा, यानी कोई स्वामी और दास नहीं होगा। जो रोटी खाता है उसको श्रम करना उसकी अनिवार्यता होगी। रोटी खाने का अधिकार उसी को है जो श्रम करता है। तो सभी लोग, चाहे वो सत्ता के अंदर हो चाहे सत्ता से बाहर हो, सबके लिए श्रम करना अनिवार्य होगा। और ये अधिनायकवाद इसलिए है, उन पुराने पूंजीपतियों, उन पुराने सामंतों, उन पुराने स्वामियों के ऊपर अधिनायकवाद इसलिए है ये कि क्योंकि उनकी आदत नहीं रही है कि वो श्रम करें। वो अब तक परजीवी जिंदगी जी रहे थे, दूसरों के श्रम पर जो है अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे, उनकी आदत में श्रम करना नहीं है। तो ये सर्वहारा के अधिनायकवाद के माध्यम से उन पुराने सामंतों, उन पुराने पूंजीपतियों, उन पुराने स्वामियों को श्रम करना सिखाया जाएगा, और जिस दिन श्रम करना उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, सहजता से वो श्रम करना सीख जाएंगे, उस दिन वो आम व्यक्तियों जैसा जिंदगी जीना उनके लिए सुलभ हो जाएगा। तो जिस दिन वो सभी लोग एक जैसी आम जिंदगी जीना बसर करना सीख जाएंगे, तो फिर राज्य की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि लोगों के हितों में टकराट नहीं रहेगी। लोगों के हितों में टकराट क्यों नहीं रहेगी कि अब वर्गीय चेतना खत्म हो गई है, सभी लोग समान हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अंतिम अवस्था जो है
वो राज्य विहीन समाज विहीन व्यवस्था होगी, जिसको मार्क्स ने नाम दिया है साम्यवाद, जिसमें राज्य का अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार मार्क्सवादी समाजवादी जो धारणा है राज्य की, वो ये मानती है कि राज्य इतिहास के हर युग में जो है शोषण का यंत्र रहा है और राज्य का प्रयोग जो है साधन संपन्न व्यक्ति ने अपने हित में किया है और इस वजह से जो है राज्य के भीतर आम जनता का शोषण होता रहा है। इसलिए इस राज्य रूपी संस्था को बदलना पड़ेगा और इसके लिए सर्वहारा का अधिनायक सर्वहारा क्रांति की जाएगी और सर्वहारा क्रांति के बाद में संक्रमण काल के लिए सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित किया जाएगा, जिसमें पुराने जो शासक हैं, पुराने साधन संपन्न जो लोग हैं, उनको भी जनसाधारण की तरह श्रम करना सिखाया जाएगा। जब श्रम करना उनके स्वभाव की आदत बन जाएगी तो फिर वो सब एक जैसे हो जाएंगे, हितों में टकराट नहीं होगी और हितों में टकराट नहीं होगी तो फिर राज्य की जरूरत भी नहीं होगी और अंतिम लक्ष्य के रूप में अंतिम अवस्था में जो है समाज जो है राज्य विहीन हो जाएगा। तो ये एक राज्य की धारणा जो है एक नए संदर्भ में मार्क्सवादी समाजवादी विचारकों ने रखी है और इस संदर्भ में मार्क्सवादी चिंतन ये भी कहता है कि साम्यवाद आने के बाद में वो अंतिम पड़ाव नहीं होगा वो कि भाई अब आपने जो है मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, ये अंतिम पड़ाव नहीं है। मार्क्सवादी चिंतकों ने ये कहा है कि ये सतत प्रक्रिया है। इसमें माओ ने ये कंसेप्ट बाद में जोड़ा कि ये सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस साम्यवाद को अंतिम पड़ाव समझकर वहीं अगर आप रुक गए तो फिर वो अंतिम पड़ाव वाला जो राज्य विहीन समाज है वो भी जो है शोषणकारी उपकरण के रूप में समय के साथ तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए वो क्रांति की चेतना जो है सतत प्रक्रिया के रूप में अनवरत चलती रहनी चाहिए, ताकि जो है वर्गीय हित समाज के अंदर वर्गीय हित विकसित नहीं हो, वर्गीय चेतना विकसित नहीं हो और जो है कोई अमीर और कोई गरीब की जो वर्गीय धारणा है वो विकसित नहीं हो। समान जो है सभी लोग जो है सामूहिक रूप से श्रम के महत्व को समझें, श्रम करते हुए जो है आम जीवन जीना उनकी चेतना का हिस्सा रहे और सहज जिंदगी वो बसर कर सके। इसके लिए ये क्रांति जो है साम्यवादी क्रांति की जो संस्कृति है ये सतत क्रांति के रूप में ये चलती रहनी चाहिए, तभी हम इसको स्थायी रूप दे सकेंगे। तो ये एक धारणा जो है मार्क्सवादी चिंतन के अंदर निकल कर आई, जिसमें वो अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य को समाप्त करके राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं और वो जो प्रारंभिक जो अवस्था थी आदिम साम्यवादी व्यवस्था, उस दिशा में मनुष्य समाज को ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ वो उस दिशा में ले जाने का मतलब ये नहीं कि वो पिछड़ेपन की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ केवल उस आदिम साम्यवादी व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ जाने का मतलब ये है कि जो आदिम साम्यवादी व्यवस्था में मनुष्य प्रकृति के सहचर्य में रहते हुए अपने सहज भाव से अपने जीवन का विकास कर रहा था, जिसमें ऊंच नीच का भाव नहीं था, जिसमें प्रकृति के संसाधनों और या आर्थिक संसाधनों को के आधार पर प्रभुत्व स्थापित करने की चेतना नहीं थी, उस तरीके का हमको समाज बनाना है। हमको आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, आधुनिक विज्ञान और तकनीक के इस दौर में उसी रूप में आपको सुसंस्कृत रहना है, लेकिन आपकी चेतना में जो है उस तरीके की चेतना नहीं हो जिससे आप दूसरे की जिंदगी के स्वामी बन जाएं, दूसरे के जीवन के ऊपर आप प्रभुत्व स्थापित कर लें और एक समाज के अंदर असमान असहज वातावरण आप उत्पन्न कर दें और एक तनाव आप उत्पन्न कर दें। उस तनाव से, उस असहजता से, उस वर्गीय भेद से, उस ऊंच नीच के वातावरण से मुक्ति दिलाने के लिए मार्क्सवादी चिंतन जो है राज्य की समाप्ति चाहते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि राज्य के अंदर वर्गीय प्रभुत्व बना रहता है। जो साधन संपन्न वर्ग है राज्य उसी के लिए काम करता है। इसलिए जब तक ये राज्य खत्म नहीं होगा तब तक ये शोषण खत्म नहीं होगा। तो ये मार्क्सवादी धारणा राज्य के बारे में रही है। आज की कक्षा में इतना ही। राज्य के अन्य जो बिंदु हैं जिसमें राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।